तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट है, एरिया ऑफ ABC, दैट विल बी हाफ मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट। आप इसी फॉर्मेट में याद रखना, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, x3, y3 1। ठीक है। अब देखो यहां पे एक काम मैं करता हूं, अगर मैं सपोज B से या A कहीं से बना लो, इससे एक मीडियन बना देता हूं। सपोज ये मीडियन कहीं P पे मीट करता है, और अगर मैं आपसे कहूं मुझे एरिया ऑफ BPC लिखना है, एरिया ऑफ BPC या एरिया ऑफ BPA लिखना है, आपको पता है दोनों बराबर ही होंगे, तो आपको यहां कोई और कैलकुलेशन नहीं करना, आप इसी एरिया का हाफ कर दोगे। दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाफ, इस पूरे का भी हाफ आप करो 1/4 आएगा। 1/4 मॉड्यूलस x1, y1 1, x2, y2 1, राइट। यहां पे कुछ और केसेस लिखते हैं। अगर ये पॉइंट्स बच्चे कोलिनियर हो जाएं, इफ a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are collinear, देन यू कैन से कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा। यानी कुल मिला के आपको ये डिटर्मिनेंट बस जीरो कर देना है। x1, y1 1, x2, y2 1, this overall determinant will be 0. देखो इसमें कई सारे लोग अलग अलग और फॉर्मूले क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन के लिए लिखते हैं। अगर वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 अप टू xn, yn ऐसे हों तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। आपको इसी पे चलना है। अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करेगा कोई, तो देन वी कैन स्प्लिट इनटू 2 ट्रायंगल्स। कुछ ना कुछ हम ज्योमेट्री करके वहां पे काम करेंगे, तभी तुमसे सवाल पूछा जाएगा। देखो यहां पे एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम मैं पूछता हूं। ऐसा दिया गया है, इफ a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, c x3, y3 are vertices of a triangle, are vertices of a triangle ABC such that x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 9, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 16,
x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 25. Then you have to obtain this value. Determinant x1 y11 x2 y21. तो बच्चे आप यहां पे देख सकते हो, पहले इस ट्रायंगल को आप प्लॉट कर लो गिवन वर्टेक्स के साथ. तो जैसे आप इस ट्रायंगल को गिवन वर्टेक्स के साथ प्लॉट करोगे, आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल नजर आने वाला है. x1 y1 x2 y2 x3 y3. अब आप यहां पे देखो, जो फर्स्ट लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अगर आप इसका रूट लेते तो 3 मिलता, यानी ये साइड लेंथ 3 है. x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर 16 है, इसका रूट लेते तो 4 आता और यहां पे 5 आता. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं और ये एंगल 90 डिग्री है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इट मींस यू हैव ऑलरेडी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ एबीसी, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. ये 6 स्क्वायर यूनिट है, राइट. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटरमिनेंट फॉर्मेट में आपको पता है क्या होता है. आप क्या लिखते हो, हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31, दिस इज इक्वल टू 6. आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉडुलस को ब्रेक कर दो. तो बच्चे यहां से आपको मिलेगा डिटरमिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, राइट. क्योंकि मॉड भी हटा है तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस. तो डिटरमिनेंट की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना. चलो एक और सवाल देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम पे आने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं, राइट. चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया. नेक्स्ट लिखो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल. सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल. अब ये कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में चर्चा करेंगे. तो बच्चे सबसे पहला क्या है, सेंट्रॉयड. सबसे फर्स्ट वन क्या है, सेंट्रॉयड. तो साथी आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं और तुम्हें सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकालना है. देखो यहां पे एबीसी ये ट्रायंगल है और सेंट्रॉयड का मतलब मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. ये कोऑर्डिनेट है बच्चे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और जहां पे ये मीडियंस मिल रही हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड जी. अब सवाल यह है कि इस जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए. तो बच्चे जो जी का एक्स कोऑर्डिनेट है, वैसे देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं. सबसे पहले आप डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. कैसे, मिडिल पॉइंट फॉर्मूले से. बोले सर आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया. तो वहां पे लैम्डा इज टू 1 क्या होगा, 1 इज टू 1. लैम्डा की वैल्यू 1 होगी. तो आप मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए, x2 प्लस
x3/2 और बच्चे यहां पे y2 प्लस, अच्छा ये रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा। अब अगेन आप एडी लाइन में सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, समझ आ रहा ना। तो बच्चे g का जो कोऑर्डिनेट है यहां मैं लिख देता हूं, g का x कोऑर्डिनेट मैंने gx मान लिया और y कोऑर्डिनेट सपोज gy है, तो मैं gx की वैल्यू लिखूंगा, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा भाई, gx यानी mx2, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो बच्चे gx कितना आ गया यहां से, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, राइट, यानी सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to 3 डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा yi i इक्वल टू 1 to 3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे लगे हाथ ये पूछ लूं यहां पे कि भाई ये बता, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है GFB, इसका एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया पता होता है, ये टोटल ट्रायंगल के एरिया का 1/6 होगा। अभी हमने पिछली क्लास में जब डिस्कस कर रखा है, पिछले क्लास में, तो एरिया ऑफ GFB ये भी लिख लो आप साथ साथ, एरिया ऑफ GFB 1/6 यानी 1/12 इस वैल्यू के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पूरी कहानी क्लियर है। अच्छा इससे बड़े वाले ट्रायंगल पूछेंगे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, यानी इसका ये डबल होगा जब टोटल एरिया निकालोगे आप, यानी ट्रायंगल AGB का एरिया। ठीक है, चले भाई ये तो सेंट्रॉइड की बात रही। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, सेंट्रॉइड के बाद दूसरा, इन सेंटर। इन सेंटर दोबारा मैं यहां ट्रायंगल बना देता हूं, तो इन सेंटर जैसा कि आपको पता है ये ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है। तो बच्चे ये आपके पास ट्रायंगल रहा AX1Y1 B X2Y2 और बच्चे C है। ट्रायंगल के आप एंगल बाइसेक्टर्स बना लो, जिस पॉइंट पे ये एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। इसको मैंने आई कहा, आई का बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट में आई एक्स मान लेता हूं और वाई कोऑर्डिनेट आई वाई है। सपोज मुझे आई का कोऑर्डिनेट लिखना है, ट्रायंगल के साइड लेंथ में लिख देता हूं, ये ए साइड लेंथ है और ये साइड लेंथ जो भी इधर जा रहा बी के अपोजिट ये बी है और ए बी का लेंथ सी है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो बच्चे ये आई एक्स क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और y कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। सवाल ये उठता है इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले जहां ये मीट करता है आप डी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो लॉजिक कहता है। पहले आप डी का कोऑर्डिनेट निकालो। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे आप निकालोगे, आपको पता है लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किसके रेशियो में डिवाइड करता है। तो बी डी अपॉन डीसी में से डेरिवेशन नहीं करूंगा, ऐसा प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर रखी है। बी डी अपॉन डीसी क्या है, सी इज टू बी है। आप इसकी मदद से डी का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अगेन यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला इन एडी लाइन सेगमेंट। मैं एडी में यूज करना है, आई इसको इंटरनली डिवाइड करता है, ए आई अपॉन आई डी क्या होगा। नहीं पढ़ते हो आप, सब पापी हो। बी प्लस सी अपॉन ई,
कितना होता है? बी प्लस सी अपॉन ए आई अपॉन आई डी। बी आई अपॉन आई कितना होगा? ए प्लस सी अपॉन बी। सी आई अपॉन आई एफ कितना होगा? ए प्लस बी अपॉन सी। ये सब आपने लिखा है। तो एक बार डी आ गया तो फिर से आप अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको वही मिल जाएगा। मैं डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूं, राइट? आप ये लिख लो। इतनी बात कर पाओगे? लेकिन कल आपसे बोला था छोटा सा काम करने के लिए, प्रूफ करके मेरे पास नहीं भेजे। बोला था करके मैसेज करना, आपने किया ही नहीं। क्यों? पढ़ते लिखते ही नहीं हो। चलो भाई, इन सेंटर की बात हो गई। नेक्स्ट बच्चे लिखो थर्ड पॉइंट, ऑर्थो सेंटर। थर्ड पॉइंट लिखो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बताइए, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और रियल फॉर्मूले का यूज भी बहुत कम आता है। अभी जब हम सवाल करेंगे आपको वहीं दिख जाएगा। तो सपोज आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है। अब बच्चे गौर करना, आपके पास ये साइड लेंथ ए, बी और सी है। आप यहां से एल्टीट्यूड्स बनाते हो और एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ऑर्थो सेंटर। यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है सपोज दैट इज एच एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एच वाई। ये सपोज डी ई एफ पे मीट करते हैं जो एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, इसके प्रूफ में थोड़ी सी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एच एक्स का फॉर्मूला होता है, वैसे ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है नहीं। ये होगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। tan a प्लस tan b प्लस tan c। और यह बात आपको पता है बच्चे, किसी भी ट्रायंगल में सिग्मा tan a इज इक्वल टू पाई tan a। कहने का मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर होता है? tan a इंटू tan b इंटू tan c, सम प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तो भाई x कोऑर्डिनेट है। सिमेट्रिकली यू कैन राइट, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है पहले भी, एच वाई। ये होगा बच्चे y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन नीचे सिग्मा tan a लिख लेते हैं। ये x और y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है ऑर्थो सेंटर के। सवाल भाई इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले पे आते कैसे हैं? ये भी सेक्शन फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन है। अच्छी बात क्या, सारे सेंटर्स आप सेक्शन फॉर्मूले की मदद से डिराइव कर रहे हो। तो साथी गौर करना, देखो अब आप एक काम करो, आपकी मैथ क्या होनी चाहिए? यहां पे आपके पास ये सारे दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा नहीं, बट आप समझ गए होगे, यही रहा होगा। बी है x2 y2, सी है x3 y3। आपके लिए भी थोड़ा काम छोड़ दूं, थोड़ा सा वर्क आपके लिए छोड़ देता हूं। देखो इसका प्रूफ तो मैं करूंगा, बट मैं आपको बताता हूं, ये जो ए एच का लेंथ है, कोई बताया क्या होता है? ए एच, बी एच और सी एच। किसी में मुझे बता सकता है? ए एच, बी एच और सी एच बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एक। देखो मैं आपकी हेल्प करता हूं।
किसी भी ट्रायंगल में आपको यह बात तो पता होगी कि a अपॉन, और नहीं पता तो आज लिख लो, साइन a बराबर b अपॉन टू टाइम्स r। इसको बोलते हैं साइन रूल, यानी इसके सरकम सर्कल का रेडियस कैपिटल R है। यात्रा अपनी यहीं से शुरू होगी। अब देखो बच्चे, अगर ये एंगल C है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस सी, राइट? ये 90 डिग्री माइनस सी होगा। अच्छा, एक और बात देखते हैं। अगर मैं कहूं ये टोटल एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस, क्योंकि ये 90 डिग्री अगेन है। वापस रिपीट करता हूं, ये C है, ये 90, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस सी। अब देखो ट्रायंगल AEB में, ट्रायंगल AEB में बच्चे AE अपॉन C, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? साइन 90 डिग्री माइनस, यानी कॉस ए। गॉट इट? अगेन इन ट्रायंगल AEH, AE अपॉन AH, अब ये देखो, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस सी। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे साइन 90 माइनस से आया था, तब कॉस से लिखा था, तो ये साइन सी हो जाएगा। तुम्हें AH निकालना है, तो AH कितना हो जाएगा? AE अपॉन साइन सी। बोलो हां या ना? AE कितना है? C कॉस A, यानी C कॉस A अपॉन C अपॉन साइन C कितना होता है ट्रायंगल में? 2R। ये बहुत फेमस बात है भाई। यानी किसी भी ट्रायंगल ABC में ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से दूरी AH, दैट इज 2R cos A। ये 2R cos B, सिमेट्री, ज्योमेट्री मतलब सिमेट्री, तो B का S से डिस्टेंस क्या होगा? 2R cos B, C का S से डिस्टेंस 2R cos C, राइट? ये सारी दूरी हो गई। खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन मैंने अभी यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे तो H का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है? तो मुझे AH अपॉन HD चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? AH अपॉन HD। मुझे HD और चाहिए, AS तो मैंने निकाल लिया, HD कोई बता पाएगा? देखो आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल HDB में देखो बच्चा, ये एंगल C है, 90 तो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस सी। बोलो हां या ना? 90 डिग्री माइनस सी होगा, तो HD अपॉन BH, HD अपॉन BH, ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन 90 डिग्री माइनस सी कितना आ गया? कॉस सी। अच्छा, BH का लेंथ कितना है? 2R cos B। 2R कितना है? cos B। मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से HD मिल जाएगा भाई, यहां से HD मिल जाएगा बच्चे। HD कितना आ गया? थोड़ी मेहनत बस कर लो यहां पे, 2R cos B cos C। अगेन ज्योमेट्री मतलब सिमेट्री, HD कितना आया? 2R cos B एंड cos C। ऐसे HE कितना होगा? 2R cos C cos A। ऐसे ही HF कितना होगा? 2R cos A cos B। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। अब तो मामला बिल्कुल मस्त वाला हो चुका है। अब देखो अपने क्या चाहिए, अपने को पहले D का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? पहले D का, मैं आपको हिंट देता हूं, आप घर पे कैलकुलेशन करना, आप करते वैसे हो नहीं, पता है। पहले आपको D का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? पहले BD अपॉन DC रेशियो पता होना चाहिए। क्या वो रेशियो पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि BD अपॉन C कितना होगा? cos B होगा, तो BD कितना हो जाएगा? C cos B। पूरी बात समझ आ रही है? वैसे ही DC कितना हो जाएगा? C नहीं, B cos C, B cos C, C cos B और B cos C का रेशियो आ गया। सेक्शन फॉर्मूले से D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री कर दो, आपको वही मिल जाएगा।
ये हिंट समझ आ गई? ये बात करते हुए आप फिर से अपनी कॉपी में करने की कोशिश करना। देखो इतनी ट्रिग्नोमेट्री कर पाते हो, एक बार करना, नहीं होता तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। मैं करके दिखा दूं एक पार्ट करके देख लेते हैं। आप सरकम सेंटर वाला कर देना, कोई बात नहीं, इसमें ये पार्ट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप करते चलो। तो देखो बच्चे यहां पे BD अपॉन DC, देखो और बेटर आपके पास, आप या तो इस ट्रायंगल में यूज करो या फिर आप HDB ट्रायंगल से BD निकालो, कहीं से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे BD अपॉन C cos B था, तो BD कितना है? C cos B अपॉन, ठीक ठाक से ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी, DC अपॉन B, ये cos C है तो B cos C आ गया। अब काफी जल्दी आप मंजिल पहुंचने वाले हो। C की वैल्यू कितनी है? 2R sin C, C अपॉन साइन C कितना है? 2R, यहां 2R sin B आएगा, राइट? इनकी वैल्यू पुट कर दो, BD अपॉन DC, तो बच्चे C 2R sin C है, sin C अपॉन cos C कितना होगा? tan C। अरे भाई इतना तो मिल ही गया अपने को, नीचे ऐसा tan B आ जाएगा, कुछ झलक मिल गई, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चे D का x और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको x और y मान लेते हैं। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं भाई। x कोऑर्डिनेट D का यूज किया जाए तो बच्चे कितना होगा? ये tan C अपॉन tan B आया है, तो यानी mx2 यानी tan C x3 प्लस, आपके पास फुट ऑफ एल्टीट्यूड के लिए एक रैंडम सा फॉर्मूला आ रहा है, tan C x3 tan B x2 अपॉन tan B प्लस, ऐसे बच्चा आप y कोऑर्डिनेट निकालो, केवल x कोऑर्डिनेट पे काम कर लें, आप सिमिलर y पे लिख लोगे बट यहां लिख देता हूं मैं। तो कितना आएगा y कोऑर्डिनेट? tan, देखो लाल, इन सब में आप बहुत तेज तर्रार बनो, ऐसे कैलकुलेशन से भागो मत, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा आ गया भाई, किताब में कुछ लिखा सजा के आपको पता होना चाहिए, आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है ये फॉर्मूला सीधे। इतनी बात क्लियर? अब तुम्हारे पास AH अपॉन HD का भी रेशियो है कि नहीं है? AH अपॉन, आपने AH कैलकुलेट कर रखा है, HD भी कैलकुलेट कर रखा है, बोल बच्चे पूरी बात है या नहीं है? तो लिख लो AH अपॉन HD, AH अपॉन HD मेरे बहादुर बच्चों के पास है भाई। AH 2R cos A है और वो 2R cos B cos C है, यानी cos A अपॉन cos B cos C आ गया। बोलो सर वहां पे tan, यहां पे cos, तो बदलेंगे tan में, ये तो अपनी जिम्मेदारी से tan में बदलना है। तो कैसे बदला जाए? A को B और C के टर्म में लिख लो, A को B और C के टर्म में लिख लो, ये कर सकते हो। एक तो ये चारा तुम्हारे पास है, या बाद में कन्वर्जन करो थोड़ी देर के बाद, दोनों ऑप्शंस हैं। या A को रहने दो, B और C को भगाओ, मुझे tan वगैरह में बदलना है इसे। आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है? या अपने पास AH अपॉन HD आ गया है, AH अपॉन HD आ गया है। चलो ये tan वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या आता है। बहुत ही फनी आने वाला है यहां पे। आप A की जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस B प्लस सी, कॉस 180 माइनस थीटा क्या था? माइनस कॉस थीटा, माइनस, अब cos B प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा? cos B cos C माइनस साइन B साइन C, यानी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया साइन B साइन C माइनस cos B cos C हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बच्चे? tan B tan C माइनस 1 1:1 का रेशियो। बोलो सर परेशान, आपका तो A गायब होगा, फॉर्मूले में A आ रहा था, अभी ले आएंगे दोबारा थोड़ी देर में। अपने पास वो आइडेंटिटी है ना कि सिग्मा tan A कितना होता है?
पाई tan a। यहीं से फॉर्मूला अपना ले आएंगे, अपने को डर थोड़ी नहीं लगता है। दोबारा सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाए, अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं अब hx के लिए। चल बच्चे, बस आप मंजिल पे पहुंचने वाले हो। तो कितना होगा, tan b tan c माइनस 1 इंटू दिस x। बोलो हां या ना। tan b tan c माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई tan b tan c माइनस 1 प्लस 1 यानी tan b tan c। बोलो बच्चे, पूरी कहानी क्लियर। x की वैल्यू उठा के रख दो, जो वहां लिखा हुआ x की वैल्यू आप यहां पे रखो। चलो भाई पुट करते हैं। तो बच्चे hx tan b tan c माइनस 1 x कितना है, x3 tan c अपॉन में बच्चे क्या लिखा हुआ है, tan b प्लस, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस x1 tan b अच्छा नीचे क्या आएगा, यहां पे tan b tan c था और इसके नीचे क्या था, tan b प्लस tan c था। ये पूरा लिख दो। यहां पे क्या था, tan b tan c और tan b प्लस tan c। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, बस इसी से अपनी मंजिल पे जाना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करनी है। कोई दिमाग लगा सकता है। गौर करो, फॉर्मूले में x1 tan a था, तुमको यहां पे tan a चाहिए। क्या चाहिए, कैसे लाया जाए। देखो भाई, अपने पास ये फॉर्मूला है, अपने पास बच्चे ये फॉर्मूला है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c। तो आप यहां से tan b प्लस tan c को इन टर्म ऑफ tan a लिख दो। कैसे लिखोगे, tan b प्लस, कितना दिमाग लग रहा है, tan b प्लस tan c को इन टर्म ऑफ tan a लिख दो। तो tan b प्लस tan c को इन टर्म ऑफ tan a लिखना है। भाई मैंने अपने जीवन से रट्टा फट्टा नहीं मारा है भाई, की अपनी अलग गणित चलती है। tan a को राइट साइड भेज दो, तो tan a कॉमन आएगा, tan b tan c माइनस 1। बोलो हां या ना। यहां पे ये पुट कर दो, सब उड़ जाएगा। देख लो भाई, tan b tan c माइनस 1 इंटू tan a पुट करो, tan b tan c माइनस 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको यह बात भी पता है कि tan b प्लस tan c tan a इंटू tan b tan c माइनस 1 होता है। ठीक है, ये कहानी आप पूरे में वहां पुट करो पहले, tan b प्लस tan c की जगह पे, और tan b tan c माइनस 1 बाहर निकाल लो, तो x1 tan a बचा रह जाएगा। पुट कर दो, बस मंजिल पे पहुंच गए हो। तो बच्चे कॉमन वगैरह निकाल के मैं लिखता हूं, hx क्या आएगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई ये tan b tan c माइनस 1, इसको आप नीचे भेजो या इससे भी डीलिंग कर सकते हैं। tan b tan c माइनस 1 और यहां पे tan b प्लस tan c है, वहां भी पुट कर दो यही, tan a इंटू tan b tan c माइनस 1। tan b tan c माइनस 1 कट जाएगा, tan a बच जाएगा, तो यहां पे आ गया पाई tan a। समझ गए ना। फिर से रिपीट करता हूं, जब आपने tan b प्लस tan c की वैल्यू पुट करी तो tan a छोड़ दिया, tan b tan c माइनस 1 बाहर निकाल लिया। इसको ऐसे रहने दो, यहां भी tan b प्लस tan c की जगह पे वैल्यू रख दो, tan b tan c माइनस 1 कट गया, tan a tan b tan c आ गया, और उसकी वैल्यू tan a प्लस tan b प्लस tan c के बराबर होती है। ऐसा आप y के लिए कर लेना। चलो भाई, इतनी बड़ी बात कर ली, हाल चाल बढ़िया। अब सवाल ये, जेई के लिए रिक्वायर्ड तो है नहीं, फॉर्मूले का प्रूफ क्यों किया, इसी बहाने थोड़ी सी एसओडी के टच में आए। पहली चीज, हमें और भी कई सारे रेशियोज का आइडिया लग गया, बट हां इसके डेरिवेशन के स्टेप से हम कभी कॉम्प्रिहेंशन तो बना ही सकते हैं। जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस पे जाके कुछ काम करवा सकते हैं, तो फिर वहां हम फंस सकते हैं।
और मैंने पहले भी कह दिया, ऑर्थो सेंटर के लिए फॉर्मूला हम बहुत यूज ही नहीं करते हैं, अपने पास कुछ और टेक्निक्स आएंगी। ठीक है, ये मामला चिल हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, लिख लो भाई, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, अब इसका फॉर्मूला आप खुद से डेराइव कर लेना, इसी टेक्निक से ऐसे डेराइव करेंगे। सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर, तो बच्चे आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ये x1 y1 और C का कोऑर्डिनेट, और बच्चे सर्कम सेंटर राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये आपका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर के x कोऑर्डिनेट को OX मान लेते हैं और y को OY, इधर से अगला राइट बाइसेक्टर आएगा। तो OX का फॉर्मूला बिल्कुल मीनिंगलेस फॉर्मूला, फिर भी लिख लेते हैं, x1 sin 2a प्लस क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स में आप इसके बगैर निकल सकते हो बाहर, बट इसका जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसके इस यहां पे आने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ सकता है। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूले को हम वेक्टर्स एंड 3D में भी लेके जाते हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लेन में ट्रायंगल बना हो, एक्स वाई प्लेन में ना हो, कोई भी प्लेन स्पेस का हो, और उसमें ट्रायंगल बनेगा तो वर्टेक्स कितने कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड होंगे। और ऐसे केस में आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्थो सेंटर बताओ, सरकम सेंटर बताओ, इन सेंटर बताओ, तो हम फंस सकते हैं। तो अगर हमें एक्चुअल डेफिनेशंस नहीं पता होंगे तो हम फंस जाएंगे वहां पे। तो अभी देखते हैं उन सब में कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये मामला क्लियर है। अपॉन आएगा बच्चे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये OX है। और किसी साथी को अगर इतनी बातें नहीं याद है तो भी बहुत परेशान नहीं होना है। y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, यानी सिग्मा sin 2a। ये आपका होमवर्क है, इसका प्रूफ आप मेरे पास भेजना। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसके बाद एक और सेंटर बचा रह गया है, लिखो एक्सटर्नल सेंटर, EXS सेंटर, CENTRE। इससे आप परिचित तो हो, ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स, आप पिछली वीडियो में देखना, मैंने इसके लिए बहुत सारी बातें कर रखी हैं। आपको ये I1 इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं I1X I1Y। सिमिलरली आपको I2 इसका कोऑर्डिनेट बतलाना है, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं I2X I2Y। सिमिलरली यहां पे इसको मैं I3 लिख लेता हूं, यह आएगा I3X I3Y। अच्छा, आपको बहुत सारी बातें यहां पे पता है, यहां पे मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूं, प्रूफ लेकिन आपको खुद से करना है। देखो बच्चे, आपको पता है दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर यहीं से पास करेंगे। अच्छा, इसी पे कहीं आई भी होगा, बोलो बच्चे हां या ना।
आप गौर करना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये आर था, और इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये R1 था। तो आपने ए आई अपॉन ए आई वन ये रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। बताओ भाई किसके बराबर आया था? R अपॉन R1, और R का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा अपॉन एस। R1 क्या था? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, यानी ये एस माइनस ए अपॉन एस था। एस की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये पुट कर देना, तो अब आपको आई का फॉर्मूला तो पता है, इन सेंटर का पहले निकाल लिया आपने, डेराइव भी कर लिया। पूरी बात समझ आ रही है? आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लो, I1 मिल जाएगा। आई आपके पास है, आपके पास ये रेशियो भी अवेलेबल है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चे? यहां लिखता हूं, I1x, गौर करना, I1x ये होगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री और जो I1y होगा, ये आप ए वर्टेक्स के अपोजिट जो एक्सटर्नल सर्कल बना रहे हो उसका सेंटर लिख रहे हो। पैटर्न याद रखना, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आप I2x और I2y भी निकाल सकते हैं बच्चे। तो अगर मैं I2x के लिए बैटिंग करूं तो वहां पे b है, राइट? तो आप क्या करेंगे, इन सेंटर के फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रख देंगे। समझ गए बच्चे? माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। और इसी प्रकार I2y ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। अगली बात I3 की बात करते हैं बच्चे। तो I3x, इस बार C जो इन सेंटर का फॉर्मूला है, C को माइनस सी से रिप्लेस कर दो। ये बस सिमेट्री है याद रखने की। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। सिमिलरली I3y ये होगा ए वाई वन अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। बहुत बड़े मूर्ख हो यार, कभी ट्रायंगल में ए प्लस बी बराबर सी हो सकता है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। कैसी बात करते हो लाल? ए माइनस बी प्लस सी जीरो हो जाए, मतलब ट्रायंगल का एक साइड दो साइड के सम के बराबर है। वाह, ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने पे ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो बोलते से याद कर लो, कन्वेंशन है। यहां पे कन्वेंशन नहीं है भाई, ऐसे ना कर। बोल देना मास्टर बोल रहा था, आपने बोला कि आधा शरीर काट के इधर रख लो, आधा इधर रख लो, तरह इन दोनों का। ऐसा होता है जब कलर वलर याद करते हो ना, दिमाग चलता ही नहीं है। ये ऐसे होता है, कभी बहुत एक्शन दिमाग लगता है, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे चलता है, या ये उन्होंने दिया। आप इतिहास कर रहे हो। हिस्ट्री में तब भी पता चलता है कि चलो बख्तियार खिलजी ने इमारत क्यों मारा। वहां पे जब ज्यादा डेप्थ में खिंचते हैं, थोड़ा दूर तक आगे गए, होता है इट इज कन्वेंशन। सबसे बढ़िया बोलो भाई, एनसीईआरटी रखी, याद रख लो। डंडा लेके मास्टर आए रोज, एनसीईआरटी सुने, सबसे बढ़िया तरीका यही है। इन द एंड होता तो यही है ना, मेंस में तो यही चलता है। घूंट के पी जाओ। इसका कलर ये है, तुम्हें वो छानबीन मत करो, याद कर लो। निमोनिक्स बनाओ। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। नाइन्थ क्लास से पढ़ते आते हो, सबको पता भी होना चाहिए। हम भाई बीइंग इंडियन तो पता ही होना चाहिए। अब 12 शेड्यूल कौन कौन से कैसे याद करेंगे? तो आप कुछ भी निमोनिक्स बना लो। जब मैंने बना लिया, एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि, एस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स,
P स्टैंड्स फॉर पावर, SP कि पावर किसको कितनी दी जाए, अटॉर्नी जनरल को कितना दिया जाए, कलेक्टर को कितना, सबको मतलब अलग अलग लोग कितनी पावर दी जाए, वो पता चला यहां से। कि शपथ लेके, S स्टैंड्स फॉर शपथ, SP की शपथ लेके, तो शपथ से जो निकल आ रहा है मतलब S वहां पे जो आता है SP की शपथ लेके, वहां पे शपथ किसका आ रहा है, इन्हीं लोगों का, राज्यपाल का, गवर्नर का, जो भी लोग मतलब गवर्नर का या PM का, इन सब का। राज्यसभा प्रतिनिधि मतलब चौथे शेड्यूल में क्या लिखा हुआ, राज्यसभा के प्रतिनिधि कौन कौन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स का क्या क्या, मतलब वो सारी बातें आती हैं। अनुसूचित क्षेत्र देखने को चल दिए। अनुसूचित क्षेत्र क्या है, मतलब ट्राइबल एरियाज, ट्राइब्स किसको बोलते हैं, क्या करते हैं, वो 5वें, ऐसे करके आप बांट लो। 8वें में लैंग्वेज आता है, वहां की जनजाति की शक्ति और भाषा देख, भाषा मतलब लैंग्वेज, वो 8वें शेड्यूल में, याद रखो। निमोनिक्स बनाओ, अपना दिमाग चलाओ। खतरनाक हो तुम लोग। जब मेहनत करोगे, दिन रात एक करोगे, तब तो रास्ता मिलेगा। अब हुआ आप बैठे हो यहीं पे, यार POK चाहिए अपने को, भी युद्ध करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन यही है, वो तो एकमात्र सॉल्यूशन, युद्ध करना पड़ेगा। जब कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपका डेडिकेशन और बहुत सारी चीजें आती हैं, आप कितने पंक्चुअल हो, कोई चीज चाहिए ही चाहिए। वैसे होता है IIT जाना ही जाना है, बॉम्बे का गेट चूमना ही चूमना है, बाहर से नहीं, सिलेक्ट होके। ऐसे तभी ट्रेन पर चूम चलाओ गेट, उसमें क्या रखा है, मतलब कॉलेज जाने की बात है। जब ये हो गया कि तुमको, तुम्हारे पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन मतलब क्या होता है, भिखमंगा। मतलब आप ऐसे करो कि एक अपने पास कटोरा रखो, इफ आई एम अनेबल टू क्रैक JEE एडवांस विद अ गुड रैंक, देन आई विल पिक माई बाउल, और फिर रोड पे घूमेंगे लेके, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो भी कोई दे दे। तो तुमको लेगा दूसरा विकल्प क्या है, भीख मांगना। पहला वाला बढ़िया है, यही कर लेते हैं। भाई तपना तो पड़ेगा, अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने अंधाधुंध मेहनत करी, लाल आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब सबके ऊपर ये बात लागू होती है, चाहे वो मास्टर हो चाहे जो भी हो। एक होता है कि मास्टर भी कई प्रकार के होते हैं, होता है तुम्हें खुश किया जाए, एक होता है कि आप रैंडम कुछ भी पूछे, चलो आपको टॉर्चर करे, आपको बताए, या जो चीज टफ है वो टफ रहेगी, उसको बहुत ज्यादा आसान नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा किसी टफ चीज को आसान करने का मतलब, भाई मुझे तो यह समझ आता है कि आप उसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट गायब कर देते हो, या फिर आप बोल देते हो कि यहां पे कुछ ये रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा है, मतलब कुछ भी आप बोल दोगे कि इसको आप याद रख लो, ये तुम आगे पढ़ोगे, भले मास्टर ने भी आगे ना पढ़ा हो। ये चीज चलती है। भाई अगर कोई चीज 12th क्लास में रखी गई है, सारी चीजें एक्सेप्शन थोड़ी ना हो सकती हैं, कुछ ऐसा थोड़ी होता है। उनका एक ना रियल एक्सप्लेनेशन आता है निकल के, आप वो दो, फिर तुम्हारा सिलेबस ही गलत डिजाइन है, और फिर एग्जाम ही गलत है। अगर ऐसा है तो एग्जाम ही गलत है। मतलब मैक्सिमम चीजों का एक्सप्लेनेशन हमारे पास अभी आना चाहिए अपने स्तर पे। मानते हो ना ये चीज? नहीं तो गलत डिजाइन किया गया चीज भाई। तो भाई आप हार्ड वर्क करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। ऐसा नहीं यार कि मतलब बहुत, आप देखते हो किसानों को बहुत सारी बातें पता होती हैं, उनसे पूछो ये जैसे यूरिया पे नीम की कोटिंग क्यों की गई, ये जनरल साइंस का बहुत फेमस सवाल है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कभी आप न्यूज़पेपर खोल के देखते हो, आप वहां पर लॉजिक लगा सकते हो। साइंस एंड टेक जो न्यूज़पेपर में आता है उसमें लिखा होता है, आप आधे घंटे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ चलता है। तो दिक्कत क्या होता है, हम अपने आप को, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमने गलत हीरो चुन लिए। हमारे हीरो कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान। हमारे हीरो तो हमने कभी बनाए ही नहीं कि जिनको पद्मश्री या पता ही नहीं हो किसको किसको अभी मिला लेटेस्ट, सबके नाम भी नहीं याद होंगे, उनको अपना रियल हीरो बनाओ। उसमें ऐसे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन 90 साल की उम्र पद्म भूषण या जो भी मिल रहा, पद्मश्री मिल रहे, और नंगे पैर आते वहां लेने के। सुना होगा ना, नंगे पैर आते राष्ट्रपति भवन में। वो तुम्हारे हीरो क्यों नहीं है? मतलब तुम्हारे हीरो ये लोग हैं, घटिया कैरेक्टर के लोग। ठीक है, अच्छी एक्टिविटी करते हैं, इट्स ओके, बहुत बढ़िया, लेकिन वो नाटक है, वो तुम्हारे हीरो नहीं है, उस नाटक के हीरो हैं। तुम्हारा रियल हीरो कोई और है। अब्दुल कलाम साहब को बनाओ। बहुत सारे ऐसे एम्पल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे तब के बाहर निकले हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपना हीरो किसी और को मान लेते हैं, और ये प्रॉब्लम अपने यहां बहुत ज्यादा है, भयंकर तरीके से है। चलो खैर, ये पूरी बात समझ आ गई। अब चलो बच्चे आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। लिखो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर
ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्सटर्नल सेंटर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहीं से अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, सवाल लिख लो बस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चे पहला सवाल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है 1,2, बी है 3,4, सी है 5,-2। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बच्चे, ए वर्टेक्स, अब देखो ये ट्रायंगल एक्स वाई प्लेन का ना होके 3D में किसी और प्लेन का हो गया। इसमें केवल आपको 2 सेंटर बताने हैं या 3 सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, क्योंकि तीसरे में मैं कोऑर्डिनेट अच्छा चूज नहीं कर रहा हूं तो मेहनत हो जाएगी, एंड सर्कम सेंटर। ये है 1, 0, देखो किसी और 3D में किसी और प्लेन में ट्रायंगल गया। ठीक है, तो अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे।